बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। डियर फेलोज, आज हम जिस अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 164 ऑफ QS 1984। डियर फेलोज, इस आर्टिकल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मजीद अचकज़ई जो साबका MPA थे प्रोविंशियल असम्बली ऑफ बलूचिस्तान के, उन्होंने एक ट्रैफिक वार्डन को जो कि ट्रैफिक मैनेज कर रहा था सड़क पर, अपनी गाड़ी से पीछे से हिट किया और 2 दिन के बाद उस ट्रैफिक वार्डन की डेथ हो गई। इब्तदाअन FIR नामालूम अफराद के पर लॉन्च की गई और फिर उसके बाद जब वीडियो वायरल हुई तो मजीद अचकज़ई साहब पर भी FIR लॉन्च हो गई। फिर उनका ट्रायल चला और ट्रायल में हमने देखा कि उनको अदम सबूतों की बिना पर बरी कर दिया गया। इस पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तनकीद सामने आई कि जब वाज़े हर शख्स ने देखा वीडियो जो वायरल हुई उसके अंदर कि मजीद अचकज़ाई की गाड़ी ने पीछे से हिट किया है और उस ट्रैफिक वार्डन की डेथ हुई है, तो फिर उसे बरी क्यों किया गया। और फिर हम जब कसूर वाला जो केस था, ज़ैनब कत्ल केस, उसके अंदर हम देखते हैं कि अक्यूलर अकाउंट नहीं था, कोई आई विटनेसेस नहीं था। आपको पता है कि कितने दिन की पुलिस की शबाना रोज मेहनत के बाद वो केस वर्कआउट हुआ और सिंगल पीस ऑफ एविडेंस जो था वो DNA था। इन सूरतों में आर्टिकल 164 की दोनों सूरतों में जो अहमियत है वो इंतहाई ज़्यादा है कि जब आपके पास अक्यूलर अकाउंट नहीं है, सिर्फ जो है ऐसी एविडेंस मौजूद है जो कि मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न डिवाइसेस की वजह से अवेलेबल हुई है, तो इस सूरत में किस तरह उस एविडेंस को एडमिट किया जाएगा और किस तरह उसके साथ एविडेंशियल वैल्यू अटैच की जाएगी, और इस दौर में जो मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर एविडेंस जो है वो हासिल होती है, उसकी अहमियत क्या है। डियर फेलोज, इस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली 2020 के अंदर सिविल जज के एग्जाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी हम एड्रेस करेंगे। पहले मैं आपके सामने वो 3 क्वेश्चन रखता हूं जो पास पेपर में आए हैं या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हम इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जजमेंट्स की रोशनी में और आर्टिकल 164 और आर्टिकल 131 ऑफ QS 1984 की रोशनी में इनको अंडरस्टैंड करेंगे। पहला क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया है वो है, इज एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स admissible? Discuss in detail in the light of provisions of QS 1984 and judgments of superior courts. Secondly, what kind of evidentiary value can be attached with evidence that has become available because of modern devices? तीसरा क्वेश्चन जो अभी सिविल जज के एग्जाम में पूछा गया है वो ये है, द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैन यील्ड बेटर रिजल्ट्स। डिस्कस विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ कानून शहादत ऑर्डर इफ एनी। डियर फेलोज, अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो आगाज में ये बात अर्ज कर दूं, वो चीजें जो मैंने आपके सामने रखनी है उनको आप जॉट डाउन कर लें ताकि कल को आप पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इनको आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकें। मैं इनके जवाब देते हुए आर्टिकल 164 को डिस्कस करूंगा, आर्टिकल 131 को ऑफ QS 1984 को डिस्कस करूंगा, और इसके साथ जो जजमेंट है 2013 SCMR पेज 203 और इसके साथ PLD 2015 पेज 327 और इसके साथ 2011 PCRLJ पेज 1443 FSC और इसके साथ 2013 PCRLJ पेज 733 लाहौर, और इसके साथ एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि अरशद मलिक की वीडियो पर आई। ये जजमेंट भी इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वीडियो है, CCTV फुटेज है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसके मुतल्लिक अपनी सर्टन ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि अगर
एक वीडियो आई है या जो ऑडियो आई है उसको जब एडमिट किया जाएगा फॉर एविडेंस, उसकी जेन्युइननेस को मद्देनजर रखते हुए कौन जेन्युइननेस को डिटरमिन करने के लिए और उसको एंटरटेन करने के लिए कौन कौन से चेक्स हैं जो उस पर लगाए जाएंगे। ये जजमेंट का टाइटल है इसहाक अहमद मिर्जा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर है 10/11/12 ऑफ 2019। ये वो जजमेंट है जिसमें अरशद मलिक जो मरहूम अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, जो नैब के जज थे और मरियम नवाज साहबा ने उन पर इल्ज़ाम ये लगाया था कि इन्होंने प्रेशराइज होकर जजमेंट दी है और नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया है। और उन्होंने ये अलेज किया कि इस वीडियो के अंदर मलिक अरशद साहब अपने इस प्रेशर को कि क्यों उन्होंने जजमेंट दी उसको एडमिट कर रहे हैं, और नासिर भट्ट जो कि उनका लीगी कारकुन है उसको ग्राउंड्स ऑफ अपील बता रहे हैं कि इन ग्राउंड्स पे अब अपील करो, मेरी जजमेंट के अंदर ये लैकूनाज है, अगर आप ये पॉइंट एजिटेट करोगे तो इसमें एक्यूटल हो सकती है अपीलेट फोरम पर। डियर फेलोज, इस सारी जो वीडियो थी उस पर आपको पता है कि एक शोरो गोगो हुआ, जो प्रिंट मीडिया है उस पर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया पर, और ये जो इसहाक अहमद मिर्जा साहब हैं उनके साथ दो और लोग सुहेल अख्तर और तारिक असद, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्होंने ये पॉइंट उठाया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर हमला है, इसका एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया जाए ताकि इन चीज़ों को वर्कआउट किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन पॉइंट ना किया, अपनी जजमेंट दी और उसमें बताया कि ये जो वीडियो है इसको कैसे जो है वो एग्जामिन किया जा सकता है, कौन सी कोर्ट एग्जामिन करेगी, इसकी जेन्युइननेस को डिटरमिन करने के लिए कौन कौन से चेक्स लगाए जाएंगे, और फिर अगर ये इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस है कि वो क्या कर सकती है। डी फेलोज, अगर हम पहले सवाल की तरफ आए कि क्या जो मॉडर्न डिवाइसेस और मॉडर्न टेक्निक्स की बुनियाद पर एक पीस ऑफ एविडेंस जो है वो अवेलेबल हुआ है वो एडमिसिबल है या नहीं है। डी फेलोज, जब हम आर्टिकल 164 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 164 हमें ये कहता है कि वो पीस ऑफ एविडेंस विच हैज़ become available on the basis of modern techniques and devices that can be allowed by the court to be produced as a piece of evidence। अब जब इसकी हम वर्डिंग पढ़ते हैं 164 की तो इससे हमें पता ये चलता है कि मे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये डिस्क्रेशनरी पावर है लर्नड कोर्ट की जिसने इसे एंटरटेन करना है या एडमिट करना है। लेकिन इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के हवाले से वो है एडमिसिबिलिटी, कि कोर्ट ने जब एडमिट करना है तो दिस इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट कि इसने एडमिट जब करना है तो एडमिसिबिलिटी को मद्देनजर रखना है। जब हम एडमिसिबिलिटी पे बात करते हैं इस पे अलहदा से एक डिटेल लेक्चर रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी पे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जो कि चैनल पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे उस ब्रीफली हम एडमिसिबिलिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसको प्रॉपर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकें। डियर फेलोज, भले आर्टिकल 164 के तहत मॉडर्न डिवाइसेस पर मुश्तमिल या मॉडर्न टेक्निक्स पर मुश्तमिल एविडेंस हो या कोई और पीस ऑफ एविडेंस हो, जब भी कोर्ट को प्रपोज किया जाएगा टू बी एडमिटेड, द फर्स्ट क्वेश्चन threshold question which is to be determined by the court under article 131 of QS 1984 वो question of admissibility है। जब हम आर्टिकल 131 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 131 ये कहता है when either party proposes to give evidence of any fact the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact if proved would be relevant and the judge shall admit the evidence if thinks that the fact if proved would be relevant and not otherwise। आर्टिकल 131 हमें ये कहता है कि जब ये क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो जब एविडेंस प्रपोज की जाएगी तो सबसे पहले जो पूछा जाएगा, अदालत ये पूछेगी कि मैं आपकी एविडेंस इसको एडमिट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसे एडमिट कर लेता हूँ तो बाद में फॉर प्रूविंग और डिसप्रूविंग द केस ये पीस ऑफ एविडेंस कैसे रेलेवेंट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि रेलेवेंसी से क्या मुराद है, रेलेवेंट फैक्ट से क्या मुराद है इस आर्टिकल के अंदर।
डी फेलो, जब हम रेलिवेंसी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो रेलिवेंस बुनियादी तौर पे दो चीजों का नाम है। एक नेक्सिस रेलिवेंट फैक्ट का, यानी जो फैक्ट प्रपोज किया जा रहा है टू बी एडमिटेड एज अ पीस ऑफ एविडेंस, उसका फैक्ट इन इशू जिसको साबित किया जाना है उसके साथ उसका नेक्सस कितना है, ताल्लुक कितना है, और दूसरी बात कि इस ताल्लुक के साथ उसकी प्रोबेटिव वैल्यू कितनी है, यानी उसकी एविडेंशियल वैल्यू कितनी है, कि अगर कल को ये एडमिट कर लिया जाता है तो इसका ताल्लुक कितना है और टू व्हाट एक्सटेंट इट विल हेल्प द कोर्ट और द पार्टी टू एस्टेब्लिश द फैक्ट इन इशू। अब डियर फेलोज, जब हम एडमिसिबिलिटी को देखते हैं तो ये बुनियादी तौर पे एक प्रोसेस है विच इज कंडक्टेड बाय द कोर्ट। किस लिए? टू चेक द फैक्ट विच इज बीइंग प्रपोज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड, वो उसका कितना नेक्सस है फैक्ट इन इशू के साथ। दूसरा, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू कितनी है, यानी एविडेंशियल वैल्यू कितनी है फैक्ट इन इशू को साबित करने के लिए। और तीसरा, क्या वो कानून शहादत ऑर्डर के एक्सक्लूजनरी रूल से हिट तो नहीं हो रहा। इस एक्सक्लूजनरी रूल को आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आर्टिकल 164 तो हमें ये कह रहा है कि मॉडर्न टेक्निक्स और डिवाइसेस पर मुश्तमिल जो एविडेंस है वो एडमिसिबल है, कोर्ट उसकी इजाजत दे सकती है टू प्रोड्यूस करने के हवाले से। लेकिन जब हम आर्टिकल 128 को देखते हैं जो पैटर्निटी की बात करता है या लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है, तो वहां पर कैटेगोरिकली आर्टिकल 128 ने ये बता दिया कि अगर बच्चा आफ्टर द वैलिड मैरिज और कंटिन्यूस आफ्टर द वैलिड मैरिज और वैलिड मैरिज जो है वो इंटैक्ट है, तो 6 माह के बाद अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा, या आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आफ्टर 2 ईयर के अंदर अंदर जो है वो पैदा हो जाता है और वो लेजिटिमेट कहलाएगा। अब उसकी इलेजिटिमेसी या लेजिटिमेसी को डिटरमिन करने के लिए आप डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते, इसलिए कि ये चीज अगर इस्टेब्लिश हो गई कि ये 6 माह के बाद पैदा हुआ है आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज या आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो 2 साल के अंदर अंदर पैदा हुआ है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है जो कि इररिबटेबल है, उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं लाई जा सकती, खा वो कितनी भी ऑथेंटिक हो, कंपेलिंग हो, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हो, साइंटिफिक बेस्ड हो। तो डियर फेलोज, ये एडमिसिबिलिटी की हमें समझ आ गई कि एडमिसिबिलिटी बुनियादी तौर पे एक प्रोसेस है जो कि कोर्ट कंडक्ट करती है और कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है कि वो उसे एडमिट करे या ना करे। अब एज अ जनरल प्रिंसिपल आर्टिकल 164 ने ये बात हमें बता दी कि जो मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर एविडेंस आएगी वो एविडेंस एडमिसिबल है, वो अलाउ की जा सकती है। लेकिन इसको एडमिट करते वक्त कोर्ट अब अपनी डिस्क्रेशन का इस्तेमाल करेगी, जो एग्जाम ऑफ एडमिसिबिलिटी है उसका चेक लगाएगी। अगर उस चेक पर वो पूरा उतरते हैं तो फिर ये एडमिसिबल होगी, लेकिन अगर वो पूरा नहीं उतरते तो फिर एडमिसिबल नहीं होगी। डियर फेलोज, अब इस बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर जब हमने देखा तो एज अ जनरल प्रिंसिपल हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, ऑडियो रिकॉर्डिंग एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। इसके साथ साथ जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। डीएनए सेक्सुअल अब्यूज के केसेस में जो है वो एडमिसिबल एविडेंस है, लेकिन ये फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्निटी जो है वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। डियर फेलोज, अगर अब हम मजीद अचकज़ई केस को मद्देनजर रखें कि उसके अंदर एक वीडियो वायरल हुई और वो वीडियो की बुनियाद पर मजीद अचकज़ई को इम्प्लीकेट किया गया और लेटर ऑन एफआईआर के ततीमा बयान के तहत उसे नामजद किया गया और फिर उसका ट्रायल हुआ, लेकिन अदालत ने ये कहा कि अदम सबूतों की वजह से इसे बरी किया जाता है। तो डियर फेलोज, उसका जो ऑर्डर है अदालत का या जजमेंट जो है वो तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 21 चेक्स लगाए हैं जब उसको हम मद्देनजर रखते हैं तो उससे ये अंदाजा होता है कि उस जो वीडियो है उसको कोर्ट ने अदम सबूत कहकर फारिग क्यों कर दिया। ये फेलोज, ये जो जजमेंट थी जो अरशद मलिक वाली वीडियो थी उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस वीडियो की बुनियाद
पर जो नून लीग का मौक़िफ़ था कि जो जजमेंट है जिसमें नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया गया है उसको सेट असाइड कर दिया जाए, उस वीडियो को एंटरटेन करने के हवाले से या एडमिट करने के हवाले से या उसकी एविडेंशियल वैल्यू के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी वो 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल थी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये जो वीडियो वायरल हुई उसकी बुनियाद पर उसे सज़ा हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, या कोई भी वीडियो जो वायरल हो जाती है उसकी बुनियाद पर चार्ज शीट फ्रेम हो जाती है या उसको चार्ज उसके अगेंस्ट लेवल कर दिया जाता है, उसकी बुनियाद पर उसे सज़ा क्यों नहीं होती। डिफेलो सबसे पहले इस जजमेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि नो ऑडियो टेप or video can be relied upon by a court until the same is proved to be genuine and not tampered with or doctored। पहला जो चेक लगाया वो ये लगाया कि वो जो वीडियो है या ऑडियो है वो टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरी, a forensic report prepared by an analyst of the Punjab Forensic Science Agency in respect of an audio tape or video per se is admissible in evidence in view of the provisions of section 9(3) of the Punjab Forensic Science Agency Act 2007। दूसरी बात ये कही कि उसका फोरेंसिक एनालिसिस करवाना ज़रूरी है और उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो पर से एडमिसिबल होगी। और तीसरी बात ये कही कि दी अंडर आर्टिकल 164 of कानून शहादत ऑर्डर 1984 it lies in the discretion of a court to allow any evidence becoming available through an audio tape or video to be produced। अब कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि कोर्ट जब वो उसके पास आएगी, कोर्ट उसे एडमिट करती है या नहीं करती, वो किस चीज को मद्देनजर रखेगी, मैंने जो आपको टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी बनाया वो उसको अप्लाई करेगी। चौथी बात इसके अंदर कही, even where a court allows an audio or video to be produced in evidence, such audio tape or video has to be proved in accordance with the law of evidence। अब एडमिट कर लिया, कोर्ट ने कहा कि ठीक आप इसकी एविडेंस दे दें, लेकिन इसके बाद आपने उसके अंदर जो कहा गया है उसको साबित कैसे करना है, उस वीडियो जो प्रोड्यूस की जा रही है उसको साबित कैसे करना है, ये आगे बताया गया। नंबर 5 पे कहा, एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग मस्ट बी प्रूव्ड एंड सेटिस्फैक्टरी एविडेंस डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल हैज टू बी प्रोड्यूस सो एज टू रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद द रिकॉर्ड। इस चीज की एविडेंस आपने देनी है कि ये टेम्पर नहीं हुई। नंबर 6 पे, एन ऑडियो टेप और वीडियो sought to be produced in evidence must be actual record of the conversation as when it was made or of the event as and when it took place। उसके बाद कहा, the person recording the conversation or event has to be produced। जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई है उसको आपने अदालत के अंदर प्रोड्यूस करना है और उसका बयान रिकॉर्ड होगा। दी ऑडियो टेप और वीडियो मस्ट बी प्लेड इन दी कोर्ट, कोर्ट के अंदर वो प्ले करके दिखाई जाएगी। इसी तरह दी वीडियोज वॉइसेस रिकॉर्डेड और दी पर्सन शोन मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान हो रही हो, वो ब्लड ना हो। सेफ कस्टडी ऑफ द ऑडियो टेप और वीडियो आफ्टर इट्स प्रिपरेशन टिल प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट मस्ट बी प्रूव्ड। ये भी चीज साबित होनी चाहिए कि जब इसे बनाया गया उसके बाद ये प्रॉपर कस्टडी में थी। उसके बाद सोर्स ऑफ ऑडियो टेप और वीडियो बिकमिंग अवेलेबल हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, फिर ये बताना पड़ेगा कि ये किसने बनाई है, कैसे बनाई है, क्यों बनाई गई। उसके बाद दी डेट ऑफ अक्वायरिंग दी ऑडियो टेप और वीडियो बाय द पर्सन प्रोड्यूसिंग इट बिफोर द कोर्ट और टू बी डिस्क्लोज्ड बाय सच पर्सन। ये फेलोज मैं रिकमेंड करूंगा बकिया पॉइंट्स भी इसके अंदर जो 21 तक हैं वो आप इस जजमेंट को जरूर पढ़ें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब भी कोई वीडियो इस तरह वायरल हुई है उसको आपने बतौर सबूत जब आपने अदालत के अंदर पेश करना है, उसका टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी और उस पर रिलाई करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने चेक्स लगाए हैं या पॉइंट्स दिए हैं जिनको कंप्लाई विद करना है वो 21 हैं। अगर आप उनको लगाएं तो कोई भी वायरल वीडियो जो है उस पर पूरा उतरना उसका मुश्किल है। डियर फेलोज, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि इन वजूहात की बुनियाद पर अदालत ने अदम सबूत कहकर इस वीडियो को फारिग कर दिया और उसको मजीद अच्छी को कन्विक्शन नहीं हो सकी। डियर फेलोज, अब अगर हम इससे अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंशियल वैल्यू कैन बी अटैच्ड विद एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस।
एडमिसिबिलिटी का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, कोर्ट ने उसे एडमिट कर लिया। अब उसके साथ कितनी एविडेंस अदालत जो है वो अटैच करेगी। डियर फेलोज, इस बात के लिए हमें मद्देनजर रखना जरूरी है कि कोर्ट ने जब एविडेंस उसके साथ एविडेंशियल वैल्यू अटैच करनी है या प्रोबेटिव वैल्यू अटैच करनी है, कोर्ट ने जो क्यूएसओ का दिया गया लीगल फ्रेम है उसके अंदर रहते हुए ही उसके साथ अटैच करनी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं कि जो क्यूएसओ का लीगल फ्रेम है वो ये है कि अगर कोई फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो दैट विल बी एडमिटेड अंडर आर्टिकल 59 ऑफ क्यूएसओ, जहां पर एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो एडमिट की जाती है। डी फेलो, जब हम आर्टिकल 59 जहां पे एक्सपर्ट की ओपिनियन बताई गई है उसको देखते हैं तो वो कानून शहादत ऑर्डर की जो स्कीम है या जो लीगल फ्रेम है उसके अंदर रेलिवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आता है। अब रेलिवेंट फैक्ट की कैटेगरी में जब आता है तो रेलिवेंट फैक्ट की बुनियाद पर जो एविडेंस आएगी वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहलाएगी। जब वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहलाएगी तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ जो एविडेंशियल वैल्यू अटैच की जाएगी वो कराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस की अटैच की जाएगी या सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस की अटैच की जाएगी। तो जब कराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, मीनिंग देयर बाय के सोली ऑन द बेसिस ऑफ द कराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस या सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस, या अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूं कि पीस ऑफ एविडेंस विच हैज बीन प्रोक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल डिवाइसेस या साइंटिफिक डिवाइसेस, उसकी एविडेंशियल वैल्यू जो है वो कराबोरेटिव होगी और उस पर कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है तो कन्विक्शन बेस नहीं की जा सकती। डियर फेलोज, अब मैं आपके सामने कुछ जजमेंट्स रखता हूं। पहली बात मैंने आपको ये कह दी कि एक और लीगल फ्रेम जो कानून शहादत ऑर्डर का था वो ये था कि अगर जो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड है या पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड को डिटरमिन करना है तो वहां पर जो डीएनए टेस्ट है वो एडमिट नहीं किया जाएगा, कोई भी एविडेंस नहीं लाई जा सकेगी क्योंकि उसके साथ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन जो है वो अटैच है। इसी तरह जो मैंने 59 का आपको जो लीगल फ्रेम कानून शहादत ऑर्डर ने दिया कि कोई भी रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट जो होगी एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी तो उसके साथ जो एविडेंस अटैच की जाएगी वो एक्सपर्ट की ओपिनियन की अटैच की जाएगी। अब अगर हम कोई भी वीडियो की बात करें, ऑडियो की बात करें, जब उसका फोरेंसिक होके आएगा तो वो आएगा एक रिपोर्ट की सूरत में। जब वो रिपोर्ट की सूरत में आएगा तो वो फोरेंसिक लिबर्टी के एनालिस्ट की एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी और वो अंडर आर्टिकल 59 के एडमिट होगी और अंडर आर्टिकल 59 वो एक रेलिवेंट फैक्ट है और रेलिवेंट फैक्ट की जो एविडेंस है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ जो एविडेंशियल वैल्यू अटैच की जाएगी वो कराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस की अटैच की जाएगी। डियर फेलोज, इसी तरह डीएनए को जब हम देखते हैं तो ये जजमेंट मैं आपके सामने जो रखी है पहले, उनमें ऑलमोस्ट की पॉइंट डिस्कस हुआ है कि ये जो डीएनए है जो मॉडर्न टेक्निक्स और साइंटिफिक डिवाइसेस की बुनियाद पर एविडेंस डीएनए की सूरत में आ रही है उसके साथ एविडेंशियल वैल्यू क्या अटैच की जाएगी। ये फेलोज, ये 2011 पीसीआरएलजे पेज 1443 एफएससी, 2013 पीसीआरएलजे 733 लाहौर और 2013 एससीएमआर पेज 203 और पीएलडी 2015 327, इनके अंदर जो बात कही गई वो ये कही गई सेक्सुअल अब्यूज में, जब जैसे सोडोमी के केसेस में, रेप के केसेस में, जिना के केसेस में जब डीएनए की एविडेंस आएगी तो वो कैसे उसकी एविडेंशियल वैल्यू उसके साथ अटैच की जाएगी। ये वर्डिंग एग्जैक्ट मैं जजमेंट की आपके सामने रखता हूं कि अ पॉजिटिव डीएनए रिपोर्ट मे रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्यूटल but a negative DNA report or non-matching of the profile does not guarantee acquittal provided the other available evidence is convincing and reliable. This approach is reflective of treating DNA evidence as corroboratory or secondary evidence. डिफेलोसी जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ भी गई है
तो फिर भी मेयर ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ डीएनए आप एक्विट नहीं कर सकते। हाँ, अगर नेगेटिव आ गई है तो वो पॉजिटिव आ गई है तो वो एक्विटल के चांसेस को रिड्यूस कर सकती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव रिपोर्ट की बुनियाद पे उसको एक्विट करने जा रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि और पीसेस ऑफ एविडेंस भी उसके साथ कराबोरेट करें। तो सारे जो पीसेस ऑफ एविडेंस अलोंग विद डीएनए नेगेटिव रिपोर्ट जब कराबोरेट करेंगे तो फिर आप एक्विट कर सकते हैं। तो पॉइंट ये स्टैब्लिश हुआ कि ये कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, बल्कि ये कराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है और सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस है। एक और जजमेंट के अंदर ही कहा, इन अनदर केस मोहम्मद अमीन वर्सेस द स्टेट, द लाहौर हाई कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट बेल टू अ पिटिशनर डिस्पाइट अ नेगेटिव डीएनए रिपोर्ट रिलाइंग ऑन द व्यू दैट डीएनए एविडेंस वाज ओनली अ सेकेंडरी एविडेंस एंड नॉट प्राइमरी एविडेंस। डियर फेलोस, ये हमने देखा कि जो डीएनए है विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक एवर इंट्रोड्यूस साइंटिफिक डिवाइस या साइंटिफिक पीस ऑफ एविडेंस जिसके अंदर जो रूम ऑफ एरर है वो बहुत कम होता है, लेकिन इसके बावजूद जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 का लीगल फ्रेम है उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर ये प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी है, ये सब्सटेंटिव नहीं बल्कि कराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। डियर फेलोज, इससे आगे जो तीसरा क्वेश्चन हमने फॉर्मुलेट किया था, ये वही क्वेश्चन है जो अभी 2020 के अंदर सिविल जज के एग्जाम में आया कि द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग कैन यील्ड बेटर रिजल्ट्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 इफ एनी। डियर फेलोस, अब इसकी सिग्निफिकेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। जो साइंटिफिक, जो साइंस या मॉडर्न डिवाइसेस की बुनियाद पर एविडेंस आ रही है उसकी इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहां पर ऑक्यूलर अकाउंट सिरे से होता ही नहीं। जैसे ज़ैनब कत्ल केस के अंदर हमने देखा कि ज़ैनब कत्ल केस के अंदर कोई और पीस ऑफ एविडेंस नहीं था, बल्कि आपको पता है कि वो उसकी लाश ही नहीं मिल रही थी, डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। कई दिनों के बाद कूड़ा क्रिकेट के ढेर के उसकी डेड बॉडी मिली और उसके बाद सिर्फ एक पीस ऑफ एविडेंस मिला कि उस जो मुजरम था उसका डीएनए ज़ैनब के डीएनए के साथ मैच कर गया। इसके अलावा कोई और एविडेंस मौजूद नहीं थी, लेकिन लकीली हुआ ये कि उस मुलज़म ने कन्फेशन कर ली। अब कन्फेशन और ये डीएनए की पॉजिटिव रिपोर्ट दोनों मिलकर उसको कन्विक्शन की गई। एप्रीहेंशन थी कि अगर वो कन्फेशन ना करता तो पाकिस्तान के एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस का जो लीगल फ्रेम है उसके अंदर रहते हुए कोर्ट्स के लिए मुश्किल हो जाता उस शख्स को कन्विक्शन देना। तो डियर फेलोस, इसके अलावा इसकी एविडेंस, जो एविडेंस की वैल्यू है, इसकी सिग्निफिकेंस है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एक ऑक्यूलर अकाउंट है और उसके साथ डीएनए रिपोर्ट आ जाती है तो उसका फायदा ये होगा कि कल को दूसरी पीसीज ऑफ एविडेंस के साथ जब ये कराबोरेट करेगी तो कन्विक्शन हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑफेंसेस होते हैं जिसको ब्लाइंड मर्डर हम कहते हैं या डकैती के, रॉबरी के ऑफेंसेस होते हैं, कोई ऑक्यूलर अकाउंट नहीं होता, या वो अपने आप को स्काफ किए होता है उन्होंने, या अपनी आइडेंटिटी को कैमोफ्लेज किया होता है मुलजमान ने, तो उस वक्त आइडेंटिफाई करना उनको मुश्किल होता है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो किसी ना किसी तरह अपना डीएनए वहां पे छोड़ जाते हैं। जब वो डीएनए मिल जाता है तो ट्रेस आउट करना बहुत आसान हो जाता है उस मुलजिम को जिसने उस ऑफेंस को कमिट किया होता है। तो डियर फेलोस, अब कोर्ट्स का ट्रेंड भी इस तरफ बढ़ता जा रहा है मॉडर्न एविडेंस पर डिपेंड करने का और इसके साथ एविडेंस की वैल्यू अटैच करने का, और लेजिस्लेचर का भी ट्रेंड जो है वो देखने में आया है कि 2013 की जजमेंट के साथ के बाद सीआरपीसी के अंदर 164A(b) जो है वो सेक्शन जो है वो इंसर्ट किए गए और बकायदा जो है वो इसके अंदर डीएनए टेस्ट की सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डियर फेलोज, ये था आर्टिकल 164 जो मैंने आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी एडमिसिबिलिटी
इसकी एविडेंशियल वैल्यू और सिग्निफिकेंस के हवाले से आपके पास अब सफिशिएंट मटेरियल होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं डियर फेलोज, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।